तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर में, जो है मोशंस ऑफ अर्थ। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि अर्थ किस तरह से सन के अराउंड 365 डेज में रिवॉल्यूशन करती है और अपनी एक्सिस पे 24 आवर्स में एग्जैक्टली कितना होता है, 24 आवर्स नहीं होता है, अभी हम बताएंगे आपको। तो 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे रोटेशन करती है, जो कि दिन और रात होने का कारण होता है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ यानी कि स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ का स्पिनिंग मूवमेंट है उसको हम बोलते हैं अर्थ का रोटेशन, जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। यही कारण है कि हमको सन ईस्ट से निकलता हुआ दिखता है। अगर हम अर्थ से देखेंगे तो हमको सन ईस्ट से निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। यह हम बोल सकते हैं कि 23.5 डिग्री टिल्टेड पोजीशन में अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, और ऐसे ही झुकी हुई सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी करती है। तो अर्थ का जो रोटेशन है यानी कि जो स्प्रिंग मूवमेंट है अपनी एक्सिस के अराउंड, उसमें अर्थ जो है वो 24 आवर्स लेती है। अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो डेज और नाइट होने का जो रीजन है वो अर्थ का रोटेशन ही है। ये जो आप एरिया देख सकते हैं जहाँ पे ये सेमी सर्किल है, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे इल्यूमिनेटिंग रीजन है जहाँ पे सनरेज पड़ रही है, और पीछे का जो रीजन है वहां पे शैडो है, यानी वहां पे नाइट हो रही है। यानी इस भाग में जब डे होगा तो पीछे वाले भाग में जहाँ पे सन की रेज नहीं आ रही होंगी वहां पे नाइट होगी, वहां पे नाइट होगी। तो डेज और नाइट्स होने का जो रीजन है वो अर्थ का रोटेशन है। अगर एग्जाम में आता है कि डेज एंड नाइट्स होने का जो रीजन है रिवॉल्यूशन है, रोटेशन है सन का या अर्थ का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना है, तो हमारा आंसर होगा कि अर्थ का रोटेशन इज द रीजन फॉर अकरिंग द डेज एंड नाइट्स। और ये जो सर्किल है इसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, क्योंकि सन की रेज इस सर्किल के इधर नहीं पहुंच पा रही है। तो डे और नाइट को बांटने वाला जो सर्किल बन रहा है उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, यानी कि अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। यानी अगर हम नॉर्मल माने या परपेंडिकुलर लाइन खींचे अर्थ के सेंटर से, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल है 23.5 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि अर्थ रोटेट्स ऑन ए टिल्टेड एक्सिस। अर्थ रोटेशनल एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री विद द नॉर्मल। ये नॉर्मल है या परपेंडिकुलर जो सेंटर ऑफ अर्थ से जा रहा है। अब अगर ये एंगल 23.5 डिग्री है तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। ऑर्बिटल प्लेन किसको बोलते हैं? जब कोई चीज घूमती है तो जिस पाथ पे घूमती है उस पाथ को बॉडी का ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो अगर ये एंगल 23.5 डिग्री है यानी अर्थ की एक्सिस का टिल्ट जो 23.5 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे 66.5 डिग्री, जो कि अर्थ के ऑर्बिटल प्लेन से बन रहा है। ऑर्बिटल प्लेन को ही हम बोलते हैं एक्लिप्टिक प्लेन। अब इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे सीधे से घूमती यानी बिना टिल्ट हुए घूमती तो लाइन कुछ इस तरीके से होती, ये 0 डिग्री, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन बजाय सीधे घूमने के अर्थ जो अपनी एक्सिस पर रोटेशन करती है प्लस इसी पोजीशन में सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी करती है, तो ये जो लाइंस की पोजीशन है कुछ इस टाइप से हो जाती है जैसे कि इस फिगर में दिखाई गई है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी ये वाली इक्वेटर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये जो 23.5 डिग्री अर्थ का टिल्ट है, जो कि इतना डिग्री अर्थ झुके हुए रोटेशन करती है। तो ये हो गया अर्थ का प्लेन और ये हो गया द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो अब हम देखते हैं कि अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है, क्योंकि पोल पे जो शेप है अर्थ का वो चपटा हुआ है, यानी किसी ने दोनों हाथों में पकड़ के जैसे अर्थ को दबा दिया हो। तो यहां से तो बल्ज हो गया है और पोल पे चपटी हो गई है, इसलिए रेडियस जो सेंटर ऑफ अर्थ से अगर हम इक्वेटर पे देखेंगे, इक्वेटर पे मौजूद किसी पॉइंट की देखेंगे तो वो रेडियस ज्यादा आएगी बजाय पोल के। तो रेडियस ज्यादा हो जाने से यानी कि रेडियस एट इक्वेटर ज्यादा हो जाने से जो रोटेशनल स्पीड है इक्वेटर पे वो भी ज्यादा हो गया है पोल की अपेक्षा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है कि किसी भी बॉडी जो कि घूम रही है उस पर बाहर की ओर लगने वाले फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्रीय बल।
ये रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पे तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा काम करेगा, यानी कि पोल की अपेक्षा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर फोर्स लगेगा वो इक्वेटर पे ज्यादा लगेगा। अभी हम दूसरी चीज देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पोल्स पे ज्यादा होता है, और इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी ग्रेविटी से जो फोर्स लगेगा वो इक्वेटर पे कम होगा। इसके दो रीजन हम बोल सकते हैं कि एक तो जो पोल है दे आर, दोनों पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दे आर क्लोजर टू द सेंटर। अभी हमने बताया आपको कि अर्थ पोल पे चपटी है, तो वो ये वाले जो पॉइंट है पोल, ये अर्थ के सेंटर के ज्यादा पास है बजाय इक्वेटर पे मौजूद पॉइंट्स के। तो ज्यादा पास होने के कारण जो सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो इन पॉइंट पे ज्यादा काम करेगा, तो इसलिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोल्स पे ज्यादा है। और दूसरा कारण है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अभी हमने आपको बताया कि इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज्यादा काम करता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ काम करने वाला फोर्स है, इसलिए इसको काउंटर बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स वो कम हो जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ज्यादा है। तो ये दो रीजन है जो हम बता सकते हैं इससे कि पोल्स पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है। अब हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया कि अर्थ रोटेशन कैसे करती है, अपनी एक्सिस के अराउंड झुकी हुई 23.5 डिग्री की टिल्ट से रोटेशन करती है। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थ सन के अराउंड किस टाइप से अपना रिवॉल्यूशन करती है, या जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण। एट द सेम टाइम दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, हमने देखा स्पिनिंग मूवमेंट जो कि रोटेशनल मूवमेंट है, इट ऑल्सो ऑर्बिट्स और रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऑर्बिट करना या रिवॉल्व करना सन के अराउंड, ये भी परफॉर्म करती है, यानी दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, यानी अर्थ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी हो रही है और सन के अराउंड रिवॉल्व भी हो रही है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल प्लेन। ये मैं आपको बता चुका हूं कि उस प्लेन को, यानी अभी हम आगे फिगर में देखेंगे कि सन के अराउंड जो अर्थ का रिवॉल्विंग प्लेन होगा उसको हम ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे या एक्लिप्टिक बोलेंगे। अर्थ सन के अराउंड परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करती है, जबकि एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्यूशन करती है। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, यानी कि 1 ईयर जिसको हम बोलते हैं, फॉर द अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो अब तक हम लोग 365 डेज को 1 ईयर मानते थे, लेकिन एक्चुअली में जो अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्यूशन है वो 365 एंड 1/4 डेज मोर, इतना समय अर्थ को लगता है सन के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन पूरा करने में, जिसको हम 1 ईयर कहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा है कि जो 1 ईयर होता है वो होता है 365 डेज के बराबर। अब जब 1 ईयर को हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है उसको हम 1 ईयर बोलते हैं, लेकिन हमको पता है कि 365 एंड 1/4 डेज लगता है, यानी हम बोल सकते हैं कि अगर एक दिन 24 घंटे का है तो 6 घंटा जो है यानी 6 आवर्स जो है वो अर्थ को ज्यादा लगता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में। तब फिर जो कैलेंडर बनाया गया, तो जिन लोगों ने भी कैलेंडर बनाया, जिन साइंटिस्ट ने कैलेंडर बनाया जब भी, तब उनको ये प्रॉब्लम रही होगी कि भाई अगर हम ईयर को 365 डेज का मानते हैं तो हम इस 6 आवर्स का क्या करेंगे। 6 आवर मतलब 1/4 डे जो और लग रहा है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में, तो ये 6 आवर्स को हम कहां पे एडजस्ट करें। इसलिए ये 6 आवर्स 1 ईयर में जो एक्सेस हुआ, ऐसे अगले ईयर में क्या हुआ, फिर से एक 6 आवर एक्सेस हुआ, सेकेंड ईयर में, ऐसे थर्ड ईयर में फिर से एक 6 आवर एक्सेस हुआ, और फिर फोर्थ ईयर में फिर से 6 आवर एक एक्सेस हो गया। यानी ये मैं वो बता रहा हूं कि हर ईयर में जो 6 आवर का एडिशनल टाइम अर्थ को लगता था सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में, तो ये 4 साल में 6 आवर 6 आवर 6 आवर मिलके कितना हो गया, 24 आवर्स। तो कैलेंडर जिन्होंने भी बनाया या जो भी साइंटिस्ट रहे होंगे, तो उन्होंने फिर क्या किया कि ये 24 आवर्स को ले जाके फैब में एडजस्ट कर दिया, यानी 28 डेज की जो फैब होती थी, अब इसमें ये 24 आवर्स को चौथे साल में ऐड कर दिया, जिससे कि हर 4 साल बाद फैब जो रहेगी, यानी कि फरवरी का जो महीना रहेगा वो 29 दिन का रहेगा। इससे क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो 6 घंटे का समय अर्थ को सन के अराउंड लग रहा था एक्सिस में, और उसको हम एडजस्ट नहीं कर रहे थे 1 ईयर में, वो हमने फिर 4 साल में उसको एडजस्ट करके फरवरी को एक लीप ईयर बना दिया। तो लीप ईयर का फंडा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फरवरी 29 की या 29 डेज की हो जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 6 सरप्लस आवर्स, ये हमने देख लिया, saved every year are added to make 1 day over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. तो उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो इस एनिमेशन में हम लोग देखेंगे कैसे अर्थ
अपनी एक्सिस पे टिल्टेड पोजीशन में रोटेट करते हुए सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है। एक बार हम लोग ये एनिमेशन देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर और साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन आते हैं। हम लोग देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, ये देखिए कैसे अर्थ अपनी एक्सिस पर टिल्ट होते हुए सन के अराउंड रिवॉल्यूशन भी कर रही है और अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन भी कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि समर, रेन, रिट्रीटिंग मानसून और विंटर सीजन आते हैं। अब हम इस फिगर में देखते हैं कि कैसे डिफरेंट पोजीशंस पे सन की रेस का फॉल अर्थ पे डिफरेंट तरीके से होता है, जिस कारण से कभी समर कभी विंटर सीजन चेंज होते हैं। अगर हम देखते हैं 21 जून यानी कि समर सॉल्स्टिस का दिन, यानी अर्थ का जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट रहेगा और इस कारण से सन की सारी हीट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या ज्यादातर सन की जो हीट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी। और इस वक्त जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला एरिया होगा वो हीट सरप्लस रीजन बन जाएगा और जो साउदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन होगा यहाँ पे जो सन की रेज है वो स्लांट हो जाएंगी या तिरछी पड़ेंगी और पीछे वाले हिस्से में बहुत ही कम जाएगी और वहां पे हीट डेफिसिट रीजन बन जाएगा। तो इस फिगर में हम लोग देखते हैं कि कैसे अर्थ का डिफरेंट पोजीशंस पे सन के अराउंड रिवॉल्यूशन होने से सीजन्स का अकरेंस या डिफरेंट सीजन्स बदलते हैं, जैसे कि समर सीजन या विंटर सीजन होते हैं। तो 21 जून को समर सॉल्स्टिस का दिन है इस दिन। तो 21 जून को द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑल अक्रॉस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो 21 जून को पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो दिन होता है वो सबसे लंबा और रात जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला जो हिस्सा है इस समय सन के ज्यादा पास है, या हम बोल सकते हैं जो सन की हीट रेस है वो डायरेक्ट फॉल हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। यानी अगर हम बात करें कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो इस पे डायरेक्ट फॉल हो रही है और इसके जस्ट अपोजिट होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा इस तरफ चला जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर वाला हिस्सा सन के पास हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि सन की जो हीट रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर गिरती है। क्योंकि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, तब मैंने बोला था कि सन एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मूव करता है, जिसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच जो भी प्लेसेस हैं उन पे मिड डे सन जो है कम से कम 2 बार ओवरहेड रहता है। तो उसका रीजन यही है कि एक बार जो अर्थ है उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन के सामने रहता है तो हमें लगता है कि सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने है, और एक बार जो है जब अर्थ अपने इस पोजीशन में पहुंच जाती है, विंटर सॉल्स्टिस की पोजीशन में पहुंच जाती है, साउदर्न हेमिस्फीयर का जो हिस्सा है वो सन के सामने होता है। यानी कि हमें अर्थ से ये लगता है कि सन इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट हीट रेस दे रहा है। तो एक्चुअली में क्या होता है, सन अपनी जगह पे है लेकिन अर्थ के मूवमेंट के कारण अपेरेंटली हमको ऐसा लगता है कि सन एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे यानी कि 21 जून को और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे यानी कि 22 दिसंबर में मूव कर रहा है। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जो हम समर सीजन बोलते हैं वो हमेशा हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बताते हैं। अगर हम बात करें तो 21 जून को अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी तो उसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, लेकिन हम विंटर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ये समर सॉल्स्टिस है, क्योंकि ज्यादातर लैंड का हिस्सा है जो और ज्यादातर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बोलते हैं कि जो समर सॉल्स्टिस है वो 21 जून को और जो विंटर सॉल्स्टिस है वो 22 दिसंबर को अकर होता है। अब इन दोनों पोजीशन के बीच, इसको हम रेज करते हैं, अब इन दोनों पोजीशन के बीच ये पोजीशन आती है जिसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर। यानी जब साउदर्न हेमिस्फीयर में जब समर होगी और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा, फिर जब अर्थ अपने रोटेशन करते हुए इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो यहाँ पे अर्थ का जो टिल्ट है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा और जो सन रेज होंगी वो इक्वली इक्वेटर पे और इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक बराबर हिस्से पे पड़ेगी। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग सीजन, जहां पे दिन और रात इक्वल होते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल यानी बराबर, और नॉक्स का मतलब होता है नाइट से, तो इक्वल दिन और रात होते हैं 21 मार्च में इक्विनॉक्स को। और जब यहाँ पे फिर से जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगी और वापस अर्थ जब रोटेट करते हुए इस पोजीशन पे आएगी तो फिर से इक्विनॉक्स होगा और इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो कि 23 सितंबर को पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ये डेट याद रखनी चाहिए कि 21 जून को समर सॉल्स्टिस और 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टिस।
यानी 6 महीने का अंतर रहेगा दोनों के बीच में, और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा। तो हम एक बार फिर से देख सकते हैं समर सॉल्स्टिस। इसमें क्या होगा, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑल अक्रॉस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकर ऑन 21 जून। तो जो मैंने आपको बताया वही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि अर्थ के 23.5 डिग्री टिल्ट होने के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हिस्सा 21 जून को सन के सीधे सामने पड़ेगा और वहां पे समर सीजन होगा, और उस समय यहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। ये आर्कटिक सर्किल गलत लिखा हुआ है, इसको अंटार्कटिक सर्किल कर लीजिएगा। अभी हम लोग आगे देखते हैं विंटर सॉल्स्टिस एक बार दूसरे फिगर में। तो इसमें क्या होगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से दूर हो जाएगा और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन के पास हो जाएगा, इसलिए इस हिस्से में समर सीजन होगा, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन होगा, जो कि दिन होगा कौन सा, 22 दिसंबर का, यानी कि द लॉन्गेस्ट नाइट एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑल अक्रॉस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो एक हेमिस्फीयर में यानी साउदर्न में या नॉर्दर्न में जब विंटर होगा तो दूसरे हेमिस्फीयर में उसका उल्टा होगा, यानी कि अगर एक तरफ विंटर है दूसरी तरफ समर होगा। तो मिडनाइट सन क्या होता है कि अर्थ की अपने एक्सिस पे टिल्ट होने की वजह से, अगर हम बात करें कि 21 जून है और समर सॉल्स्टिस का दिन है, तो सन की जो रेज है वो नॉर्थ पोल पे कंटिन्यूसली पड़ती रहेंगी और नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक कंटिन्यूस दिन रहेगा। और अगर हम साउदर्न पोल की बात करें तो 22 दिसंबर को सन की रेज जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे कंटिन्यूसली पड़ती रहेंगी, यानी कि साउदर्न पोल पे 6 महीने तक दिन रहेगा। और अगर हम हायर लैटिट्यूड की बात करें, यानी पोल से थोड़ा नीचे आते हैं, तो 100 किलोमीटर की रेंज में बात करेंगे तो कई हफ्ते ऐसे रहेंगे जहां पे सन हमेशा रात में भी दिखाई देगा। मिडनाइट सन का मतलब है सन रात में भी दिखाई देगा। और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो ऐसी जगह भी मिलेंगी जो हायर लैटिट्यूड्स पे ही होंगी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर और आर्कटिक सर्किल के ऊपर ऐसी जगह होंगी कि जहां पर सन जो है वो 1 दिन या 2 दिन तक रात को भी दिखाई देगा। और जैसे जैसे हम अगर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो हमने बताया आपको कि नॉर्थ पोल पर 6 महीने तक आपको सन दिखाई देगा, और उसका जस्ट उल्टा होगा 22 दिसंबर में साउदर्न पोल के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये रोटेशन एक्सिस है अर्थ की, 23.45 लिखा है, 23.5 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं, अगर ये नॉर्थ पोल है, सन की रेस यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली पड़ती रहेंगी। अब ये अर्थ का रोटेशन होने की वजह से दिन और रात का अकरेंस होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लेस है तो 24 घंटे में अर्थ का रोटेशन होना है, इसलिए ये प्लेस लौट के पीछे से इधर पहुंच जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर कोई प्लेस यहाँ पे मौजूद है, यानी नॉर्थ पोल के 100 किलोमीटर लमसम हम बोल सकते हैं, अगर कोई प्लेस यहाँ पे मौजूद है तो अर्थ के रोटेशन होने की वजह से भी ये प्लेस यहाँ से घूम के ऐसे यहाँ पे ही आएगा, और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि सन की रेस पड़ रही है, क्योंकि सन की रेस तो यहाँ तक पड़ रही है। तो अर्थ के अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से यहाँ पे सारे जितने भी सारे प्लेसेस होंगे उन पे सन की रेस डायरेक्ट हमेशा पड़ती रहेंगी। इस कारण हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रात होगी ही नहीं, यानी जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, अगर यहाँ का प्लेस है तो यहाँ आपसे घूम के नाइट होने पे यहाँ आ जाएगा, तो ये अभी नाइट वाली पोजीशन में आ गया। लेकिन इसके और पास जो प्लेस होगा वहां पे सन हम रात में भी देख सकते हैं। तो होगा क्या कि कोई कोई प्लेस ऐसे होंगे जहां पे हम 1 दिन या 2 दिन तक सन को नाइट में भी देख सकते हैं, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा कि जो कुछ हफ्ते तक हम देख सकते हैं सन को रात में भी। और नॉर्थ पोल की बात करें तो वहां पे हम 6 महीने एग्जैक्टली दिन की पोजीशन देखेंगे, यानी सन को देख सकते हैं। और उस समय यहाँ पे क्या होगा, विंटर, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी तो उस समय साउदर्न पोल पे 6 महीने तक रात होगी, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट इस समय यहाँ हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट रेस पड़ नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर कोई प्लेस है तो वो घूम के यहाँ आएगा और यहाँ पे भी रात ही है, इसलिए 6 महीने तक यहाँ पे साउदर्न पोल पे सूरज दिखेगा नहीं, और उस समय नॉर्थ पोल पे क्या होगा, 6 महीने तक सूरज दिखेगा। और अगर हम 100 किलोमीटर या इस रेंज में बात करते हैं तो वो सूरज के मिडनाइट सन होने की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डेलाइट सेविंग, या हम इसको बोलते हैं डीएसटी। तो डेलाइट सेविंग या डीएसटी और समर टाइम इज द प्रैक्टिस ऑफ एडवांसिंग क्लॉक्स ड्यूरिंग समर मंथ बाय 1 आवर और मोर। तो समर मंथ में अपनी घड़ी को ना 1 घंटे या ऐसे ही किसी समय से आगे कर लेने को हम बोलते हैं डेलाइट सेविंग टाइम। तो इन डीएसटी इवनिंग टाइम इंक्रीज्ड बाय सैक्रिफाइसिंग द मॉर्निंग आवर्स। अब ये क्या चीज है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो नॉर्मल डेज होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल डेज पे जो हमने चाय बागान टाइम जो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तब भी थोड़ा डिस्कस किया था। तो नॉर्मल डेज में जो हमारा ऑफिस है वो 10 AM पे शुरू होता है और क्लोज जो होता है वो 5 PM पे क्लोज हो जाता है। अभी डीएसटी में क्या होगा,
कि ऑफिस जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो 9 AM पे, क्योंकि घड़ी को हम लोगों ने 1 घंटे आगे बढ़ा लिया है। तो 9 AM पे ऑफिस जो है वो स्टार्ट होगा और 4 PM पे ऑफिस क्लोज होगा, यानी हमको इवनिंग टाइम मिल गया, घर जा सकते हैं 4 PM के बाद, यानी हमको इवनिंग टाइम मिल गया, लेकिन हम सुबह जल्दी काम पे पहुंचे, इसलिए हमने अपना इवनिंग टाइम जो है वो इंक्रीज किया बाय सैक्रिफाइसिंग दी मॉर्निंग आवर्स। इसको हम लोग बोलते हैं डे लाइट सेविंग। तो कंट्रीज जो है एक्सट्रीम नॉर्थ, यानी अर्थ पे एक्सट्रीम नॉर्थ में या एक्सट्रीम साउथ में जो कंट्रीज है वो जनरली ये DST वाला फंडा फॉलो करती हैं। तो क्या करते हैं कि स्प्रिंग या स्प्रिंग इक्विनॉक्स हमने बताया था आपको, तो स्प्रिंग शुरू होने पे 1 घंटा अपनी घड़ी को आगे कर लेते हैं, और जैसे ही ऑटम सीजन आता है तो अपनी घड़ी को बैकवर्ड कर लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो इस तरीके से एडवांटेज क्या होता है, ऐसा करने का उनको क्या एडवांटेज होता है, तो जैसे तो उनको इवनिंग में ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपना रिटेलिंग करने के लिए, रिटेल सामान वामान खरीदने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए अच्छा है, एंड अदर एक्टिविटीज दैट एक्सप्लॉइट सनलाइट, जिन चीज़ों में सनलाइट की ज़रूरत है, तो उन्होंने मॉर्निंग में अपना काम शुरू कर दिया, इवनिंग में जल्दी रात हो जाएगी तो उनको ज़्यादा सनलाइट मिल जाएगी, बजाय वो पहले जिस हिसाब से चलते थे ऑफिस में अपने वैसे ही करेंगे तो उनको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है ना, ज़्यादा टाइम मिलने से। और ये क्या होगा कि जो लाइट है, अगर वो इवनिंग में देर तक काम करेंगे तो जो लाइट है उसका भी यूज काफ़ी होगा, तो एनर्जी कंजप्शन भी हो रहा है इससे, है ना। डिसएडवांटेज भी है कुछ, जैसे कि DST जो क्लॉक है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि किसी ने मान लो किया 1 घंटे आगे, किसी ने नहीं किया, या दूसरे रीजन के लोग हैं उनसे तालमेल बैठाना है, तो DST क्लॉक सिर्फ समटाइम कॉम्प्लिकेट टाइम कीपिंग एंड कैन डिसरप्ट ट्रैवल एंड स्लीप पैटर्न ऑल्सो। तो जो ट्रैवल करने का है, कहीं जाना है घूमने, उसकी घड़ी अलग है, यहाँ की घड़ी अलग है, और जो स्लीप पैटर्न है, आदमी जैसे सोता है अंधेरा होने पे या दिन में जागता है, तो स्लीप पैटर्न में भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो अब हम देखते हैं इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स के दिन क्या होगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर जो डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर, यानी हमने देखा कि 21 जून को जो डायरेक्ट सन रेज है वो टॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल हो रही थी, और 22 दिसंबर में यानी कि विंटर सॉल्स्टिस के दिन क्या हो रहा था कि सन की जो हीट रेज है वो डायरेक्ट टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल हो रही थी। लेकिन जब इक्विनॉक्स होगा यानी 21 मार्च या 23 सितंबर का दिन होगा, तो इक्विनॉक्स में जो सन की हीट रेज है या सन रेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल होंगी, इसलिए दोनों तरफ यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों ही जगह, या बोले कि अक्रॉस होल वर्ल्ड जो सनराइज और सनसेट है वो रफली 12 आवर्स अपार्ट रहेगा, यानी कि दिन और रात जो है वो बराबर रहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पेरिहेलियन एंड एपिलियन। तो पृथ्वी क्या है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूम रही है। इसमें एक फोकस पे क्या है कि जो एलिप्स होता है उसका फोकस होते हैं, तो उसके एक फोकस पे क्या है सन सिचुएटेड है। और लगभग हर 1 लाख वर्षों में क्या होता है कि पृथ्वी का ऑर्बिटल पाथ अनप्लेनेटरी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, विशेष रूप से क्या है कि मून के जो ग्रेविटेशन इफेक्ट के कारण लगभग सर्कुलर से इलिप्टिकल में बदल जाता है। यानी हर 1 लाख साल में क्या होता है कि सर्कुलर जो पाथ है पृथ्वी का वो इलिप्स में कन्वर्ट होते रहता है। और पृथ्वी अपने जो पेरिहेलियन की बात करें, ये जो पेरिहेलियन है जो कि जनवरी में होता है, और पृथ्वी जो है या अर्थ सन के क्लोजेस्ट होती है, वो डिस्टेंस भी दी गई है जिसको याद करने की जरूरत नहीं है। और जब एपिलियन की पोजीशन होती है जुलाई में, तो सन के सबसे दूर होती है अर्थ। तो एपिलियन जो है वो जून सॉल्स्टिस के लगभग 2 सप्ताह बाद अकर होता है। अच्छा, ये एपिलियन और जो पेरिहेलियन की डेट्स हैं ये भी फिक्स नहीं है और ये हमेशा बदलती रहती हैं। तो अब बात आती है कि अर्थ का सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने से क्या वेदर इफेक्ट होता है, तो हम इस बात को समझते हैं। तो सन से जो हमें इंसुलेशन मिलता है या सन की एनर्जी जो अर्थ पे हमें प्राप्त होती है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। तो ये बात आपको क्लियर कर लेनी है कि जो सोलर कांस्टेंट होता है वो पेरिहेलियन और एपिलियन की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। भले ही आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि पेरिहेलियन में जो अर्थ है वो सन के बहुत पास है और एपिलियन में दूर है, लेकिन ये फ्रैक्शन बहुत ही कम है, यानी ये इसेंट्रिसिटी है सर्कुलर पाथ की बहुत ही कम है। और पूरे वर्ष में पृथ्वी की जो ऑर्बिट है इसमें इतनी कम इसेंट्रिसिटी के कारण सोलर कांस्टेंट बहुत कम बदलता है ना। क्योंकि पेरिहेलियन और एपिलियन के बीच की दूरी का अंतर जो है पृथ्वी की सूर्य से जो एवरेज डिस्टेंस का एक केवल छोटा सा फ्रैक्शन है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर सोलर कांस्टेंट से जो इंक्रीज हुआ भी है तो उसको जो वहां पे लैंडमास का कम होना और वाटर बॉडीज का ज्यादा होने के कारण वो जो इफेक्ट है वो ऑफसेट हो जाता है। या नट सेल में हम बात कर सकते हैं कि एपिलियन और पेरिहेलियन की पोजीशन के कारण अर्थ पे वेदर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी समर या विंटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए हमने देखा कि जो एपिलियन की पोजीशन थी वहां भले ही अर्थ सन से दूर थी लेकिन वहां पे समर थी, और पेरिहेलियन की पोजीशन में विंटर थी। तो अब हम देखते हैं केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ये क्या है, तो ये लाइन बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट, यानी सन और प्लेनेट के बीच की जो लाइन होगी
वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ट्रेवल करेगी। अगर ये टी टाइम है और अगर इसने इतना एरिया यानी कि ए एरिया कवर किया है अर्थ ने, तो अगर इस पोजीशन पे है अर्थ और अगर हमें यहाँ भी टी टाइम ही देना है तो टी टाइम में ये एरिया भी ए ही होगा। तो ऐसा ये केपलर का सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन है। इससे क्या होगा कि द अर्थ अचीव्स इट्स फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड एट द पेरिजी। पेरिजी मतलब जब अर्थ, अभी हम पेरिजी और अपोजी की बात मून के रिस्पेक्ट में करते हैं, या हम यहाँ पे सिमिलर वे से बोल सकते हैं कि पेरिजी का मतलब है पेरिहिलियन, है ना। तो द अर्थ अचीव्स इट्स फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड एट द पेरिजी। तो जब पास होगी तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसको जो एरिया है वो उतना ही कवर करना है कि जितना एरिया यहाँ पे कवर किया था। इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर अर्थ जो है वो ज्यादा दूर होगी अर्थ, या हम बोल सकते हैं कोई भी प्लेनेट, ये जो केपलर सेकंड लॉ है वो प्लेनेटरी मोशन है ना कि अर्थ के मोशन के लिए। तो कोई भी प्लेनेट है अगर वो टी टाइम में ए एरिया कवर करता है, तो जब वो पास होगा सन के उतना ही एरिया कवर करना है, उतने ही टाइम में कवर करना है, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी। तो द अर्थ अचीव्स इट्स फास्टेस्ट ऑर्बिटल स्पीड एट द पेरिजी एंड स्लोएस्ट ऑर्बिटल स्पीड एट द अपोजी। तो यहाँ पे मैं ये लेक्चर खत्म करता हूँ। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स।